नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद आपके बीच आया हूँ। आज कोई करंट का इश्यू मेरे पास नहीं है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के सियासी संकट पे। मतलब महाराष्ट्र में इस समय जो उठापटक चल रही है सरकार को लेकर, माननीय राज्यपाल को लेकर, बम्बई उच्च न्यायालय को लेकर, या तमाम गतिविधियां जो महाराष्ट्र सरकार में चल रही हैं उसको लेकर आज मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। देखो, हमने देखा कि महाराष्ट्र में अक्टूबर माह में चुनाव होते हैं और जहां बीजेपी और शिवसेना एक साथ गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ती है, वहीं एनसीपी और कांग्रेस एक साथ गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ती है। लेकिन जब इलेक्शन का परिणाम आता है तो किसी को भी, या किसी इन चारों पार्टियों में से, या जो और भी छोटी छोटी पार्टियां थी, इनमें से किसी को भी पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त नहीं होता है। हालांकि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बहुमत प्राप्त हो जाता है। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा देखिए, गठबंधन में चुनाव लड़ने के बावजूद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दोनों के बीच उठापटक चलती रहती है। अर्थात हम यूँ कहें कि कौन मुख्यमंत्री होगा, शिवसेना चाहती है कि हमारा मुख्यमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारा मुख्यमंत्री हो। तो इस कड़ी में दोनों के बीच उठापटक चलती है और मुख्यमंत्री को लेकर तनाव दिनों दिन बढ़ता रहता है। माननीय राज्यपाल महोदय सभी पार्टियों को बारी बारी से मौका देते हैं कि आप बहुमत सिद्ध करिए, मुख्यमंत्री अपना बनाइए, लेकिन पूर्ण रूप से विफलता हासिल होती है और किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनता है। फलस्वरूप राज्यपाल महोदय अपनी एक रिपोर्ट आगे भेज देते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वह इस आधार पर अपनी रिपोर्ट भेज देते हैं कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता चल रही है। संवैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट उन्होंने किसको भेजी? क्या सीधे राष्ट्रपति महोदय को भेजी होगी? नहीं, जो ये रिपोर्ट इन्होंने भेजी यह गृह मंत्रालय को भेजी। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भी यह रिपोर्ट राज्य विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो राज्य विभाग है वहाँ यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। और वैसे भी हम जानते हैं कि राज्यों के मामले हो या राष्ट्रीय शासन का मामला हो, यह गृह मंत्रालय के अधीन जो राज्य विभाग होता है वह इस मामले को देखता है। और राज्य सरकारों का दायित्व भी होता है कि वह प्रत्येक 15 दिन में गृह मंत्रालय के राज्य विभाग को अपने राज्य में क्या क्या गतिविधियाँ वो कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट सौंपे। तो इसी कड़ी में राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दी। गृह मंत्रालय ने मंत्रिपरिषद के साथ सलाह मशवरा किया और सलाह मशवरा करने के पश्चात राष्ट्रपति के सम्मुख महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश पेश की और हमने देखा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया। इसी बीच हम देखते हैं कि एक दिन सुबह सुबह जब हम सभी लोग उठते हैं तो महाराष्ट्र में एक अजीब सा दृश्य हमको देखने को मिलता है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वह मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे होते हैं और अजीत पवार जी जो कि एनसीपी के नेता हैं वो उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये राष्ट्रपति शासन लगा था ये अचानक कैसे टूट गया, राष्ट्रपति शासन कैसे हट गया? क्या राष्ट्रपति के पास अपनी स्वविवेक की शक्ति थी कि उन्होंने राष्ट्रपति शासन तोड़ दिया या उन्होंने वहाँ से राष्ट्रपति शासन हटा दिया? नहीं, राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति शासन को हटाने की अपनी स्वविवेक की कोई शक्ति नहीं थी। उन्होंने राष्ट्रपति शासन को हटाया। कहीं ना कहीं इसमें ये मंत्रिपरिषद कहें या प्रधानमंत्री कहें, इनकी अनुशंसा के आधार पर ही राष्ट्रपति शासन को हटा सकता है। लेकिन 5 बजे सुबह राष्ट्रपति शासन हटने की खबर आती है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति शासन हटता है।
लेकिन हम तो देखते नहीं हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठक हुई होगी, अर्थात मंत्रिपरिषद की कोई भी बैठक नहीं हुई। तो फिर किसके आधार पर राष्ट्रपति महोदय ने राष्ट्रपति शासन हटा दिया, राज्यपाल महोदय ने देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। तो इस कड़ी में हमारे देश में एक अधिनियम है 1961 का, विभाग बंटवारा अधिनियम 1961 के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं, जो अपवाद स्वरूप कहें या आवश्यकता के अनुसार कहें या किसी विषम परिस्थितियों के अनुसार कहें, कुछ अधिकार आवंटन अधिनियम 1961 के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी के पास हैं कि वह राष्ट्रपति से सलाह मशवरा करके राज्यपाल शासन को हटा सकते हैं। तो काश यही हुआ होगा, इसीलिए या इसी आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी के सलाह पर राष्ट्रपति जी ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन हटाया होगा, और जिसके बाद माननीय राज्यपाल महोदय महाराष्ट्र ने सीएम और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी को शपथ दिलाई होगी, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। लेकिन जब बहुमत सिद्ध करने की बारी आती है तो हम देखते हैं देवेंद्र फडणवीस बहुमत सिद्ध करने से पहले ही इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पूर्ण रूप से उनके पास बहुमत नहीं है। तो फिर वहाँ पे हम कह सकते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता पुनः देखने को मिल जाती है। इसी बीच कितना बड़ा दृश्य हमको देखने को मिलता है, दो धुर विरोधी पार्टियां मतलब शिवसेना और कांग्रेस पार्टी। हम देखते हैं कि कितना विरोधाभास दोनों के बीच रहता है, लेकिन राजनीति है, क्या क्या खेल नहीं खिलाती है। दोनों पार्टियां एक साथ आती हैं, इनके साथ एनसीपी आती है और गठबंधन के रूप में अपने बहुमत दल के नेता को चुन लेते हैं और माननीय उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद के लिए अपना बहुमत दल का नेता नियुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में बहुमत दल के नेता के रूप में इन तीनों पार्टियों ने, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने उद्धव ठाकरे जी के नाम को आगे बढ़ाया। अब होता क्या है कि उद्धव ठाकरे जी तब से लेकर आज तक किसी भी अर्थात विधानमंडल के अभी तक सदस्य नहीं हैं। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र उन गिने चुने राज्यों में है जहाँ पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, और उद्धव ठाकरे ना तो विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही विधान परिषद के वे सदस्य हैं। लेकिन हमने देखा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल राज्यों के लिए एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और इसी अनुच्छेद 164 के खंड 5 में यह भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है तो वह भी मंत्री पद धारण कर सकता है। तो इसी कड़ी में अनुच्छेद 164(5) के तहत उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी जाती है। हालांकि हम जानते हैं वो विधानमंडल के बिल्कुल भी सदस्य नहीं हैं। तो हम यह भी मान सकते हैं कि हमारे संविधान में मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी प्रकार की योग्यता का उल्लेख नहीं है, और वह व्यक्ति भी हमारे संविधान के अनुसार किसी भी राज्य का मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। हालांकि हमारे देश में अगर केंद्र की बात करें तो निम्न सदन में अर्थात लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, और विधानमंडल की बात करें तो निम्न सदन विधानसभा के में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है। तो इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे जी को अनुच्छेद 164 के खंड 5 के तहत मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, क्योंकि वो अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। अब होता क्या है कि ये बात चर्चा में इसलिए है क्योंकि उन्होंने 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ महाराष्ट्र में ले ली थी, और 6 महीने उनके पूरे होंगे 28 मई को, और इस बीच उन्हें किसी न किसी रूप में किसी भी सदन का सदस्य होना सुनिश्चित है या जरूरी है। लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी है, इलेक्शन हो नहीं पा रहे हैं, कैसे होगा? और हमारे संविधान में साफ साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति 6 माह से अधिक समय तक